हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी को स्वागत है रैंक प्लस पे। समझो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और देखो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके केमिस्ट्री के सफ़र को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके हर चैप्टर में रिपीट होता ही है, हर चैप्टर में आता है, लेकिन एकदम बेसिक्स वाला पार्ट है। आज हम बात करने वाले हमारे परमाणविक और आणविक द्रव्यमान के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरीके से आप परमाणविक या आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करते हो। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो द्रव्यमान होते हैं, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान हो गया, अणु द्रव्यमान हो जाए, सूत्र द्रव्यमान की बात हो जाए या फिर औसत परमाणु द्रव्यमान की बात हो जाए, सारे की सारी बातें आज हम करने वाले होंगे, ठीक है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। सुबह क्लास में आ जाओ, ठीक है, और अटेंडेंस लगा दो फटाफट से कि हाँ भाई क्लास में सर आ चुके हैं, और फिर हम अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से आपको सुनना समझना है। बहुत ही पार्ट बेसिक से हम करेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा और इजी कर पाओ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक्स देखो आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिक्स कुछ आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आपको पता चल जाएंगी, तो आपसे ओवरऑल जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ईजी होती चली जाती है ना। ओके, तो चलिए गुड इवनिंग यार, फटाफट से सभी लोग आ जाओ, अपनी अटेंडेंस दिखा दो कि हाँ भैया हम आ चुके हैं एंड क्लास के लिए रेडी हैं परफेक्टली। हेलो आरोही, हेलो कैसे हो। हाँ चले भाई, और ऑल लोग भी कमेंट करे करो यार, देखो ये नहीं कि कमेंट नहीं करोगे तो ऐसे पता नहीं चलता मेरे को, ठीक है। चलिए हाँ, और देखो अगर आपके डीएसए में भी, आई होप आपने डीएसए सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड देखो डीएसए में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। आपको केवल 2 काम करने पड़ेंगे, सिंपल सी चीज़ है, आपको डीएसए नंबर मेंशन कर दो कि डीएसए नंबर 1 या डीएसए नंबर 2 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, तो उस पर हम आराम से डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि देखो आप क्लास ले रहे हो लेकिन अगर डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको उसमें लॉस है ना। क्योंकि लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या है, यही तो फायदा है कि भाई आप आराम से डाउट्स पूछ सकते हो, जो कि हर जगह नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो चीज़ बहुत ही ईजिली कर पाओगे, ठीक है। बोर्ड मेरे पास है, पेन मेरे पास है, आपका क्वेश्चन और मेरा जवाब, दैट्स इट, इतनी सी बात होने वाली है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो देखो पूछते हुए रहना, ठीक है, और थोड़ा एक्टिव रहे करो, क्योंकि मैं सवाल आपसे पूछूंगा आज की क्लासेस के अंदर, कुछ बेसिक सवाल, तो आपको उनका जवाब भी देते रहना है, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले टॉपिक में बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होता क्या है। पहले ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना। देखो परमाणु और अणु क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। अब हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखो हर एक कण का एक द्रव्यमान होता है, उसके पास आयतन होता है। जैसे कि आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया ही था कि अगर मेरे पास कोई भी अगर पदार्थ है तो पदार्थ क्या होता है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ बेसिकली परमाणु से मिलकर बनता है, परमाणु से, या आप सही बोलें तो पदार्थ किससे मिलकर बनता है, कण से मिलकर बनता है ना। छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर के मेरा अपना पदार्थ बनता है ना। और यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि जो कण है ये कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा कण कोई ना कोई परमाणु होगा, सिंपल सी बात है, या फिर जब परमाणु मिल जाएंगे तो वो अणु का निर्माण करेंगे, तो या वो मेरा अणु रहने वाला है, ठीक है। पदार्थ की परिभाषा यही तो कहते हो ना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ वही है जिसके पास क्या होगा, जिसके पास द्रव्यमान होता है, ठीक है, और जिसके पास क्या होता है, आयतन होता है। जिसके पास दोनों चीज़ें वो पदार्थ है। लेकिन पदार्थ के अंदर द्रव्यमान या आयतन है क्यों, क्योंकि वो जिन कणों से मिलकर बनता है उसके पास भी द्रव्यमान और आयतन होते हैं, सिंपल सी चीज़ है ना। तो यहाँ पर यानी हम ये कहते हैं कि परमाणु या अणु का भी द्रव्यमान होता है, इनमें कुछ कुछ वजन होता है, ठीक है। और उसी को आप क्या बोलते हो, परमाणु का जो भार होता है उसको आप कह सकते हो परमाणु द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान मतलब कि अणु का भार। इनका नाम यही मीनिंग है इनका, और कुछ ऐसा है नहीं, बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल वाली बात है। ज़्यादा केमिस्ट्री आपको ये देखने को मिलेगा कि कई बार शब्दों जो लिखे हुए ना उनका मतलब ही उनकी परिभाषा बन जाती है। जैसे बोलो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हो। आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि किसी अणु के द्रव्यमान को आप आणविक द्रव्यमान कहते हो। सेम, कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इनमें इनके अंदर भी क्या होता है, तो परमाणु हो या अणु हो, इनके पास भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन भी होता है, नो डाउट आयतन भी होता है, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं द्रव्यमान शब्द में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, कि इनका जो खुद का द्रव्यमान होता है उन्हीं का परमाणु या आणविक द्रव्यमान कहते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि भाई ऐसे पता कैसे किया जाए। क्वेश्चन हमारा यहाँ है ना। क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई परमाणु द्रव्यमान होता है नहीं होता, क्या होता है। क्वेश्चन तो ये आता है ना कि भाई परमाणु द्रव्यमान को या आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कैसे किया जाए, क्या तरीका है ज्ञात करने का। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बेसिक, थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं, थोड़ा काम आता है। तो देखो क्या बोलते हैं
कि जो परमाणु या अणु है उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बहुत छोटे आकार का होता है। क्योंकि परमाणु क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे मतलब देख तो पाते नहीं है आंखों से, इवन बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तब जाके आप परमाणु या कण को देख पाते हो कि भाई कुछ ऐसा ही दिख सकता है ना। तो ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इनका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अब क्या नॉर्मल तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हो? नहीं, नॉर्मल तरीके से ज्ञात नहीं किया सकता। इसके लिए आपको फिर विशेष यंत्रों की, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या पड़ता है देखो, तो वर्तमान में हमारे पास परिष्कृत तकनीक यानी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसके द्वारा परमाणु द्रव्यमान को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यानी आज के टाइम पे क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं, इंग्लिश में होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, हिंदी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीट्री। इसके द्वारा जो है हम आज के टाइम पे एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, इवन दशमलव के अंदर भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल आइडिया लेके चलते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास वेइंग मशीन होती है, वजन नापने की मशीन होती है, उससे हमारा वजन पता चल जाता है। पर वो एक काफ़ी बड़े स्तर पे कि आपके पास कोई भारी वस्तु होनी चाहिए, लेकिन परमाणु बहुत छोटा है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मशीन होती है जो कि हमारा होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसकी मदद से हम कहीं ना कहीं परमाणु का सही द्रव्यमान दशमलव के अंदर, जब वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, 0.0000 जितना भी हो, वो आप एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ना, तो ये होता है आज के टाइम पे, ये वर्तमान है। पहले हम कैसे करते थे, पहले हम करते थे तुलना करके, कंपैरेटिव स्टडी करते थे। कैसे देखो, अगर हम बात करेंगे हमारे पास पहले, यानी कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास कि पहले के समय हम क्या करते, पूर्व समय में हम क्या करते थे, पूर्व समय में ये करते थे कि हमने ये किया कि हम एक परमाणु ले लिया हमने, और उस परमाणु का जो वजन है वो हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, और फिर उससे तुलना करते कि भाई कोई और परमाणु इसकी तुलना में भारी होने वाला है कि हल्का होने वाला है। जैसे कि देखो, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने ये किया था कि हमने लिया था हाइड्रोजन परमाणु। हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया। ठीक है, और हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन परमाणु का जो वजन है वो 1 इकाई होता है। इसका वजन क्या होता है, 1 इकाई होता है। ठीक है, और अब अगर मुझे कंपेयर करना है कि भाई किसी और परमाणु का वजन क्या होगा, तो हम इससे तुलना करते कि इसके तुलना में आपका जो अन्य परमाणु है, जो अन्य कण है, वो कितना भारी है, और उससे मल्टीप्लाई करके आपको उसका वजन मिल जाता। जैसे कि देखो, जैसे कि अगर मान लो एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, ये हमने क्या, ये हमने माना है, ऐसा पहले ज़माने पे ऐसे ही होता था कि हम मान लेते थे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये बोला गया कि ऑक्सीजन परमाणु, हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन परमाणु का हमने कंपेयर किया कि ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 16 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, ये क्या है कि ये हमें पता है, वैसे आज के टाइम ऐसा अगर हम कंपेयर करें तो ये होता भी है कि ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 16 गुना ज़्यादा भारी होता है। तो अतः ऑक्सीजन का वजन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वजन, इसका तो 1 था, तो 16 गुना का मतलब क्या हो जाएगा कि 16 इकाई ऑक्सीजन का वजन होगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा था कि यह है ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होगा, 16 इकाई होना चाहिए। इसका मतलब ये भार कह रहा हूँ, द्रव्यमान कह रहा हूँ, अभी के लिए एक ही बात है। केमिस्ट्री में दोनों शब्द कहीं ना कहीं सेम ही चल देते हैं। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में दोनों का फर्क पड़ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में दोनों सेम चलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फेल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक्चुअल भार है वो 1 नहीं होता है, वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आता है, जहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था, पर ये था, तो यहाँ पे क्या था, ये फेल क्यों हो गया, ये हो गया था फेल। रीज़न, फेल का रीज़न ये था कि हाइड्रोजन परमाणु का एग्जैक्ट मान 1 ना होकर दशमलव अंक में होता है, दशमलव अंक में होता है। ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया। लेकिन देखो, अगर 1 होता तो इजीली आप गुणा करके इजीली कंपेयर कर सकते हो, लेकिन दशमलव के केस में आप एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करवा सकते ना, आंसर जो होगा थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो ये वाला फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने चूज किया था कार्बन को।
ठीक है। फिर हम क्या आए थे, फिर हम लेकर के आए थे कार्बन, और उसका जो मान था कार्बन का जो भार होता है वो असल में एग्जैक्टली 12 इकाई होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 12 होता है। तो उससे फिर कंपेयर कर पाना ज़्यादा जिससे जो बाहर में जो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दी गई थी फिर वो कार्बन को लेकर के दी गई थी। तो क्या बोला गया था, देखो इसकी परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा रीड कर लेता है, फिर इसका हमें देखो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जेई के अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बन जाता है। कैसा बनेगा पूरा समझेंगे। देखो यहाँ पर ये बोला गया, तो फिर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की तो यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं कार्बन से, ठीक है, लेकिन हमें वही चाहिए कि हमें तो कार्बन पहले इस परमाणु द्रव्यमान की इकाई चाहिए होगी, किस मात्रक पे आप लेके चलने वाले हो। तो यहाँ पर हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई बनाई, ठीक है, जो कि बेसिकली कंपेयर करवाएगा कि भाई परमाणु का एग्जैक्ट वजन क्या रहेगा। कैसे देखो, तो असल में हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है उसको बेसिकली बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। एक्चुअली इसका मीनिंग यही होता है, परमाणु के द्रव्यमान की इकाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये यूनिट क्या है, ये कौन सी इकाई है, ये बेसिकली आपको बताती है कि परमाणु का भार किस रूप में होना चाहिए, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, टन, ये सब क्या है, ये सब वजन नापने की इकाई होती है, लेकिन बहुत बड़े आकार पे। थोड़ा आकार छोटा हो जाएगा तो आप ग्राम से मिलीग्राम पे आ जाओगे, माइक्रोग्राम पे आ जाओगे, लेकिन परमाणु बहुत ज़्यादा छोटा कण है, तो आपको और एकदम नई प्रकार की इकाई की जरूरत पड़ती है जो कि परमाणु द्रव्यमान इकाई है, और इसकी वजह से आप परमाणु का सही भार ज्ञात करते हो तरीके से। तो ओके, और देखो वैसे ना इसका एक नाम और भी है, इसको वैसे आप एकीकृत द्रव्यमान भी कह सकते हो, एकीकृत द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हो यूनिफाइड मास, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, देखो अगर हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको बेसिकली आप शॉर्ट में एएमयू कहते हो, एएमयू, ठीक है। तो अगर आपने बुक्स में देखा होगा तो कई बार आपको देखने को मिला होगा कि परमाणु भार के बाद में जो भी वैल्यू है परमाणु के वजन की उसके बाद एएमयू लिखा रहता है, वो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, उसकी यूनिट है, ठीक है। जैसे ग्राम, किलोग्राम क्या वो भी मात्रक होते हैं, ये भी मात्रक है असल में ऐसे, ठीक है। और या फिर इसको आप केवल यू भी कह सकते हो, एएमयू या यू एक ही बात होती है, ठीक है। अब सवाल है भाई इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने बोला पहले के टाइम पे देखो हम हाइड्रोजन के द्वारा परिभाषित कर रहे थे कि एक हाइड्रोजन परमाणु का वजन ही एक एएमयू के बराबर है। जो इकाई लिखी है ना, ये बेसिकली इकाई कुछ और नहीं है, ये इकाई असल में आपकी एएमयू वाली इकाई है, एएमयू है कि हाइड्रोजन परमाणु का वजन एक्जैक्टली 1 एएमयू है, पर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मान दशमलव में भी होता है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमने क्या लिया, इसको परिभाषित करने के लिए हमने कार्बन 12 का यूज़ किया। और कार्बन 12 का मतलब क्या है कि कार्बन परमाणु है जिसका वजन एक्जैक्टली 12 है, ये भार को प्रदर्शित करता है। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके उसके जो भी वजन है उसका 12वां भाग ले लो, यानी कि यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि 1 एएमयू क्या होता है और 1 यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होने वाला है, आपको पता है वो एक्जैक्टली 12 ही रहेगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, उसका हम कर देंगे 1/12वां भाग, ठीक है। वो बेसिकली 1 एएमयू के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, बेसिकली 1 एएमयू को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये वाली बात हमारी यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर है क्या। ये पहले हम बेसिक परिभाषा की बात करने वाले हैं, फिर हम धीरे धीरे करके हर एक परमाणु के वजन की बातें भी करेंगे, उसके लिए ट्रिक भी देखेंगे बाकायदा। लेकिन पहले क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जल्दी से बताइए फटाफट से, मुझे पहले एक बार कमेंट करके बता दो, ओके, कि बच्चे क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर है आप सभी लोगों को कि अभी हम कैसे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि कार्बन का जो परमाणु होता है ना, असल में उसका वजन 12 ही होता है, 12 एएमयू होता है एग्जैक्टली। तो अगर 1 एएमयू क्या हो जाएगा कि उसके वजन का 1/12 भाग कर दो, वो 1 एएमयू के बराबर आ जाएगा, तो वही वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है ना। आगे अब पॉइंट ये है कि भैया फिर हमें पता कैसे चलता है एक्जैक्टली 1 एएमयू होगा किसके बराबर। तो कार्बन देखो, इसको हम चाहें तो उसका संबंध हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसका संबंध असल में हम ग्राम से ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है किलोग्राम, ग्राम, टन, कुंटल, ये सब क्या होते हैं, हमारे मात्रक है बाहर के। तो ये भी अगर बाहर का मात्रक है तो उनके बीच में संबंध है, तो इसमें भी संबंध होना चाहिए।
एक EMU असल में होता है किसके बराबर, ग्राम के अंदर, है ना, तो मात्रक परिवर्तन आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या रहता है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इसका कंपेरिजन लूँ तो आपको मैं बता दूं कि 1 EMU जो होता है या फिर 1 U लिख लो, किसके बराबर होता है, ये आपके पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो है इसका वजन होता है। ओके, क्लियर है। चलिए मुझे फटाफट से कमेंट करते हुए चलिएगा भाई कि कोई भी डाउट आए तो पूछ लो, ये नहीं कि भाई डाउट लेके चल रहे हो दिमाग में। ओके, ये अपने को नहीं करना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने बताया था कि भाई इनके बीच में संबंध रहता ही है, तो ये जो है इसका बेसिक संबंध हमारे पास आता है। ओके, क्लियर है। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का थोड़ा वेट कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ अच्छा, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है ना। तो देखो ये क्या होता है 1.66 के आसपास, 1.6 चलो 7 तक ले जाते हैं, 1.67 और कई बार 1.66 भी लिखा रहता है, तो ये बेसिकली इसके बीच का संबंध हमारा हो जाता है, ठीक है। 1.67 इंटू 10 की माइनस 24 ग्राम, ओके, तो संबंध है, ठीक है। तो आगे जैसे कि मैंने बोला कि परमाणु का वजन है, तो अगर मान लो अगर हिसाब से अगर लेके चला जाए तो हमारे पास कार्बन का वजन कितना बचा था, 12 AMU का होता है कार्बन का वजन, ठीक है। तो उसका 1/12 भाग 1 AMU हो जाएगा, है ना। तो यानी कार्बन के एक परमाणु का वजन पता कितना हो गया कि 12 AMU का मतलब क्या हो जाएगा, 12 गुणा ये वाला भाग, इतने ग्राम। और तो कितना छोटा, 10 की घात -24 है, बेहद छोटा वजन है। मतलब देख लो कि दशमलव के बाद 24 बार 0 आएगा, इतना छोटा ये मान हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ समझ पाना कि आपके पास परमाणु कितना छोटा होगा, कितना छोटा वजन हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब बात हमारे पास अब ये भी आती है कि भाई परमाणु का वजन हमने ये तो बता दिया, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि परमाणु का वजन आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होता है। उसके ऊपर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर कहाँ से आ गए, ठीक है। देखो समझो, जैसे कि हमने देखो थोड़ा बहुत हम ये बात जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लगातार चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से हम बेसिक बात देकर चलते हैं ना, जो कि अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बात सब लोग हम जानते हैं। अब देखो अब बात क्या होती है, देखो अब ऐसे ऐसे मानो कि जैसे अगर आपके पास कोई बैग है ना, कोई आपके पास थैला है, अब उस थैले के अंदर थैले का वजन किस पे निर्धारित होता है कि उसके अंदर क्या क्या सामान रखा गया है, उसके अंदर कितनी किताबें हैं, उसके अंदर कितनी कॉपियाँ, उसमें पेन पेंसिल जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मिला करके वो उस थैले का वजन बनता है, राइट। अगर हम बात करें इस पूरे परमाणु का वजन कैसे आता है, ये परमाणु जिन कणों से मिलकर बना है उन सभी कणों की संख्या को आप जोड़ दो उनके वजन के साथ, तो आपको पूरे परमाणु का वजन मिल जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास जो द्रव्यमान आता है, यानी अगर हम कहते हैं आपके पास कि परमाणु द्रव्यमान, तो वो क्या होता है, वो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकल के आता है, वो आता है प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन हुए, जरूरी नहीं एक ही हो, 2 हो 3 हो, तो आपको हर एक प्रोटॉन की संख्या को उनके भार के साथ जोड़ना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रोटॉन की संख्या को P+ मानता हूँ, P+, तो यहाँ पर क्या जाएगा इनटू में एक प्रोटॉन का भार, सही है। ये प्रोटॉन का कुछ है, जैसे मान लो एक प्रोटॉन का भार मान लो 1 AMU होता है, वैसे होता तो यही है, और 12 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा 12 × 1 AMU, ऐसे तो निकालोगे ना, तो वो चीज़ हो जाएगा। प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मान लो N0 है, इंटू में न्यूट्रॉन का भार आपका N0 हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो E- है, इंटू में Me-, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो मतलब मैंने हर एक कण का मैंने टोटल ऐड कर दिया, हर एक के वजन को जोड़ दो, जितनी संख्या के साथ जोड़ोगे, है ना। अब हम यहाँ पे कुछ बात जानते हैं, कुछ बात बहुत तरीके से समझना, ठीक है। अब ये बात पता होनी चाहिए कि देखो हमारे पास जो प्रोटॉन का जो भार होता है यानी कि Mp+, वो करीब करीब बराबर होता है आपके Mn0 के। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार करीब करीब बराबर है। टेक्निकली वैसे अगर देखा तो न्यूट्रॉन का भार थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन करीब करीब बराबर ही होता है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 AMU के। इनका वजन इसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है। एक तो ये आता है, और अगर बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भार वो करीब करीब 0 के बराबर होता है, करीब करीब, एग्जैक्ट 0 नहीं होता पर 0 के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। अगर मैं इस वाली चीज़ को अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर रख दूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मुझे देखने को मिलेगा
कि आपके पास जो परमाणु द्रव्यमान आता है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मतलब एक प्रोटॉन मतलब उसका एक भार है, तो अगर 12 प्रोटॉन का भार कितना हो जाएगा, 12 AMU हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे केवल प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दूं तो वो मेरे परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको पता है कि भाई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का भार तो 1 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन का भार 0 है, ऑलमोस्ट 0 है पर ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर मुझे वजन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दूँ। अगर जितनी संख्या होगी उतना ही वजन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। एक प्रोटॉन का एक वजन होता है, एक न्यूट्रॉन का एक AMU होता है, तो ऐसे जोड़ दो, तो ऐसे में आपको परमाणु भार आपको मिल जाता है, परमाणु द्रव्यमान आपको मिल जाता है। किस में मिलेगा, ये आपको बेसिकली AMU में आपको मिल जाता है, ठीक है। मात्रा का ध्यान रखना AMU में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कार्बन 12 है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन 12 का मतलब क्या, कार्बन का परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 12 ही प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ देखो कैसे आता है, तो समझो। तो जैसे कि हमने बोला, हमने क्या बोला था, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे परिभाषित हो रहा है, वो बेसिकली परिभाषित कैसे हो रहा है, आपके 1/12 इंटू में कार्बन 12 परमाणु का भार। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु का भार कैसे आएगा, एक कार्बन के अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन कार्बन 12 की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तो काउंट किया जाएगा, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं होगा, तो वजन किससे आएगा, 6 प्रोटॉन का वजन आपको देखना पड़ेगा, 6 न्यूट्रॉन का वजन देखना पड़ेगा और आपको 6 इलेक्ट्रॉन का वजन भी देखना पड़ेगा, बशर्ते हम ये बात जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, यानी कि 1/12 गुणा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार करीब करीब बराबर होता है, तो मैं ऑलमोस्ट इनको बराबर मान के केवल प्रोटॉन लिख दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू में ये हो जाएगा 6 और इसको भी 6 बोलता हूँ, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 6 प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का भार करीब करीब न्यूट्रॉन के भार के बराबर है। इस बात को मैं ध्यान में रखूँ तो मैंने न्यूट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन रख दिया, बात तो एक ही पड़ रही है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे पास इन टोटल, तो मेरे पास हो जाएगा 1/12 गुणा 12 प्रोटॉन का भार, और हम जानते हैं एक प्रोटॉन का भार 1 AMU होता है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वजन है वो 1 AMU क्या आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आती है, तो 1 AMU इस प्रकार से परिभाषित होता है, ये इसका एक्चुअल रीजन निकल के आया था, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई तो वो इसी प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से वैसे आपके पास देखो इस डेरिवेशन के अंदर क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है, काफ़ी सारा अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो इसको हमें थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन क्या आएगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुआ कि किस तरीके से 1 AMU तक हम पहुँचते हैं, और फिर 1 AMU को ग्राम में क्या संबंध होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67, या वैसे कई बार 1.66 भी होता है, चलो 1.66 लिख दो, ज़्यादातर वही देखने को मिलेगा आपको, चलो 1.66 लेके चलते हैं, 1.66 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। किलोग्राम में बदलना है तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हो, 10⁻³ से डिवाइड लगा दोगे तो ग्राम किलोग्राम में बदल जाएगा, वो बेसिक वाला पार्ट आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या यहाँ तक क्लियर है कि किस प्रकार से ये जो डेरिवेशन है वो किया गया है, ओके। ओके, ये अगर क्लियर है ना तो फिर आप समझ जाओ कि आपने आधे से ज़्यादा आज के जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो सीख लिया, और भी आएगा जो कि आपके, जैसे हम औसत परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम अभी के भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले क्या ये क्लियर हो गया है, क्या मैं मान लूँ कि ये आपका क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो औसत की हम शुरुआत करेंगे, औसत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्लियर है ना तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि प्रोटॉन का भार आधा तथा न्यूट्रॉन का भार 3/4 हो जाए
तो परमाणु द्रव्यमान इकाई का नया मान क्या होगा। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो आपको पता है कि प्रोटॉन के भार को अगर मैं आधा कर दूं और न्यूट्रॉन के भार को 3/4 कर दिया जाए, तो ऐसे में अब जो परमाणु द्रव्यमान इकाई होगी उसकी नई वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन अभी आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये आपके जेईई एडवांस में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट क्या है, आपके परमाणु द्रव्यमान इकाई कैसे बनी है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, कि आप द्रव्यमान की इकाई बनाते हो, लेकिन जिस प्रोसेस से बना रहे हो मैं थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ी कर दूं तो फिर नया इकाई क्या मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ठीक है। चलो इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी आपको दिखाते हैं, क्या सॉल्यूशन, इसको कैसे करना है। देखो हमने क्या बोला था, परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना, क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास परमाणु द्रव्यमान इकाई का, ये वाला कि आपको कार्बन बार है परमाणु का बाहर आपको देखना पड़ेगा, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर से निकल के आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली लाइन आपको काम आएगी। ठीक है, 1/12 गुणा 6 प्रोटॉन का बार प्लस 6 न्यूट्रॉन का बार। तब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बार में जो परिवर्तन किया है फिर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तो फिर आप एग्जैक्टली नहीं परमाणु द्रव्यमान इकाई पता कर पाओगे। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ कि अगर मान लो हम बोले परमाणु द्रव्यमान इकाई की अगर बात की जाए तो वो कैसे आती है, वो बेसिकली आती है 1/12 इंटू 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के बाहर से। यहीं से भाई इलेक्ट्रॉन का तो काउंट नहीं हो रहा, और 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन क्यों आए, क्योंकि कार्बन के अंदर यही पाए जाते हैं, है ना। अब हमने इनके देखो बाहर में परिवर्तन किया है, पर प्रोटॉन का बार तो आधा कर दो और हमारे पास जो न्यूट्रॉन का बार है वो 3/4 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि 1/12 इंटू संख्या तो 6। अब प्रोटॉन का बार क्या है, पहले तो पूरा एक प्रोटॉन का बार P+ था, अब क्या हो जाएगा उसका आधा, यानी कि अब बाहर क्या हो जाएगा P+ का आधा हो गया प्लस 6। न्यूट्रॉन का बार कितना हो गया, पहले का 3/4, तो पहले अगर पूरा एक न्यूट्रॉन बाहर था तो अब क्या हो जाएगा आपका 3/4 इंटू न्यूट्रॉन का बार, इस प्रकार से। और अब आपको इसको सॉल्व करके कंपेयर करना पड़ेगा, तो अब क्या बाहर आएगा, तो अब देखो अब AMU क्या आएगा, तो देखो तो क्या हो जाएगा 1/12 गुणा इससे हो जाएगा आपका 3 प्रोटॉन का भार प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2, ये करेगा 3 बार और 3 3 9/2, यानी क्या 4.5, ये तो हो जाएगा ना हमारे पास। अब क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, दोनों का वजन 1 AMU होता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1/12 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं 9/2 ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो अभी मैं इसे दशमलव में लेकर नहीं जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं 9/2 ही लेने देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लो, तो ये क्या 6 और 5 6 और 9 15, तो यहाँ पे 15/2 AMU हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन तो 1 AMU ही होता है, वो उसमें चेंज की बात नहीं आ रही। तो क्या हो जाएगा, तो 1/12 गुणा 15/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये आपके 3 से कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, क्या हो जाएगा 5/8 AMU। यानी कि अब जो मेरा जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो नॉर्मल जो 1 AMU है उसके 5/8 गुना हो जाती है, इसका मतलब ये, और ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा लाइक अभी स्टार्टिंग है मैं मानता हूँ, ये थोड़ा सा एक जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, है ना, कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पर ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। वैसे तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ जैसे जब आगे बढ़ोगे ना तो आपका माइंड धीरे करके डेवलप होगा कि आप इन वाले क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कैसे, जब आपको कंसेप्ट आते हैं, जब आपको पूरी एक्चुअल चीज़ पता है कि भाई ये चीज़ आई है तो क्यों आई है, इतना पता रहेगा ना तो फिर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? जल्दी से मुझे थम्स अप बता दो यार, क्लियर है तो बता दो जल्दी से प्लीज़, मुझे मेंशन कर दो। तो मैं हमेशा पूछता रहूँगा आपसे, हर कुछ टाइम में आपसे पूछा जाएगा और मैं पूछूंगा आपसे कि आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हालांकि हाँ एक बार में ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप आराम से सेल्फ स्टडी करो एंड अगली बार जब क्लास हो तो वह पूछ सकते हो, कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, ओके, अब देखो ये तुम्हारा बेसिकली परमाणु द्रव्यमान की बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो वैसे मैं आपको ट्रिक और थोड़ा सा बताता हूँ, परमाणु द्रव्यमान याद करने की ट्रिक भी होती है,
तो अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर हम अपना अगला जो टॉपिक है औसत परमाणु द्रव्यमान, फिर हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, जिसको क्या बेसिकली Z से प्रदर्शित करते हो, और एक मेरे पास होता है आपका परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जिसको आप A से प्रदर्शित करते हो। एक बात ना, वैसे सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमें जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं ना, लेकिन हर एक परमाणु का क्या है, बेसिकली परमाणु क्रमांक, एक नंबर दिया, एक रोल नंबर दिया हुआ है। जैसे ना क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का नाम होता है अपने आप में, लेकिन तब भी टीचर उनको रोल नंबर जरूर देता है ना। वैसे ही सेम हमारे पास आज के टाइम में, वैसे बता दूं, प्रकृति में करीब 118 तत्व हमारे पास पाए जाते हैं, लेकिन तब भी हमने हर एक तत्व को नाम के साथ साथ उसका एक रोल नंबर भी फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो वो रोल नंबर आपका परमाणु क्रमांक है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और हर एक का वजन होगा तो उसको परमाणु भार बोलते हो। अब सिंबल क्या क्या है, सिंबल जरूरी है, परमाणु क्रमांक का सिंबल Z होता है और परमाणु भार का सिंबल कैपिटल A होता है, ठीक है। तो देखो हर एक परमाणु का अपना अपना सिंबल चलता है और उसका एक नाम भी होता है, और क्या साथ में उसका वजन भी होता है। क्या क्या होता है देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक नंबर 1 की बात करेंगे, आपको पता है परमाणु क्रमांक 1 बेसिकली आप हाइड्रोजन को कहते हो, 2 आप कहते हो किसको, हीलियम को कहते हो, तीसरा लिथियम है, चौथा मेरा बेरिलियम हो जाता है, पांचवा कौन होता है मेरे पास, आपके पास बोरॉन, छठा होता है मेरा कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 होता है मेरा नियोन का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमारे पास थोड़ा सा, चलो मैं इसको वापस लेता हूँ, स्पेस तो नहीं तो थोड़ा सही से नहीं दिखेगा आपको शायद, चलो तो इसको मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि पहले हमारे पास हाइड्रोजन आता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ मेरा परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार से यहाँ पे सभी के परमाणु क्रमांक मेंशन है। अब इससे ना आप डायरेक्टली चाहो तो इनके परमाणु भार को ज्ञात कर सकते हो। हालांकि ट्रिक हर जगह नहीं लगती है, मतलब कुछ कुछ जगहों पर फेल भी होगी, लेकिन मोस्टली जगहों पर लगेगी। कैसे, देखिए ट्रिक हमारे पास क्या बोलती है, ट्रिक मेरी ये बोलती है ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास परमाणु क्रमांक यानी कि Z क्या हो, एक सम संख्या हो, ओके, सम संख्या जिसमें 2 से इजीली डिवाइड चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, वो उसका दुगना होता है, यानी जो भी परमाणु क्रमांक है उसका डबल कर दो, दैट्स इट, वही उसका परमाणु भार हो जाता है, कुछ नहीं करना। और अगर आपके पास जो आपका परमाणु क्रमांक Z है, अगर वो कोई ना कोई एक विषम संख्या हो तब क्या करोगे, अगर वो एक विषम संख्या होती है तो ऐसे में हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो परमाणु भार होता है A, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको डबल करना पड़ेगा आपके परमाणु क्रमांक का, और उसमें फिर बाद में आप 1 को ऐड कर दोगे। ध्यान रखना, पहले जोड़ना नहीं, पहले गुणा करना है, पहले डबल करो फिर 1 जोड़ दो, ठीक है। चलिए, पर देखो कुछ कुछ जगह पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, जैसे कि इस स्टार्टिंग के 10 में दिखाया तो एक तो हाइड्रोजन पे काम नहीं करती है, और एक बेरिलियम पे काम नहीं करेगी, और एक नाइट्रोजन पे, इन 3 जगहों पे काम नहीं करेगी, और सभी जगहों पे बाकायदा करेगी। जैसे कि देखो, अगर मान लीजिए मुझे इनके परमाणु क्रमांक लिखने हैं तो क्या होगा, देखो परमाणु भार लिखना है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, इसका फिक्स है, इसका होता है 1 होता है, इसका फिक्स है 1 AMU, मात्रक ध्यान रखना, ठीक है, परमाणु भार का मात्रक AMU में ही चलने वाला है। अच्छा हीलियम, देखो अब हीलियम का देखो परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, सम संख्या है, तो डबल क्या हो जाएगा, जस्ट डबल कर दो, मैंने क्या बोला, सम संख्या है तो डबल करना है बस, तो 2 का डबल क्या होता है 4, तो इसका वजन 4 AMU होता है, मात्रक ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, विषम संख्या है ना, मैंने क्या बोला, पहले आप क्या करोगे डबल, फिर उसमें 1 जोड़ना, तो 3 का डबल क्या होता है 6 होता है, और 6 में क्या जोड़ोगे 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7, तो 7 AMU। अच्छा बेरिलियम का याद रखना, इसका केवल डबल नहीं करना, इसका डायरेक्टली याद रखना, इसका 9 AMU होता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। बोरॉन का देखो परमाणु क्रमांक 5 है, तो विषम संख्या, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा 10 + 1 11 AMU। कार्बन का 6 सम संख्या तो 12 AMU, डबल कर दो। नाइट्रोजन का देखो होने को विषम संख्या 7, लेकिन यहाँ पर ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी, इसका डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका होता है 14,
ऑक्सीजन देखो 8 है, सम संख्या 16 है, केवल डबल करना है। फ्लोरीन देखो 9 है, विषम संख्या है, क्या करोगे डबल फिर एक, तो डबल के 9 का डबल 18 और एक 19, और नियोन का 20 AMU। ठीक है, इस प्रकार से तो आप 1 से लेकर 10 तक बहुत इजी याद कर सकते हो। ठीक है, और इसके आगे वाले भी कर सकते हो, कैसे कैसे, सेम तरीके से। ठीक है, इसके बाद कौन आता है मेरे पास, नियोन के बाद फिर पास आता है आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ध्यान रखना ट्रिक केवल कैल्शियम तक चलेगी, उसके आगे नहीं चल पाती है। उसके बाद फिर हमें याद करने ही पड़ जाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कहाँ तक याद करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि सारा अंधी पढ़ाई करे जा रहा, नहीं अंधी पढ़ाई नहीं करनी है, हमको करना स्मार्ट वर्क। ओके, परमाणु क्रमांक इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है ना। अब क्या कह रहे थे, देखो सोडियम की बात करेंगे तो ट्रिक चलती रहेगी, कहाँ कहाँ पे फेल होगी चलो मैं बता देता हूँ। ये आपके अभी दो जगह पे जाके अटक सकती है। ठीक है, एक तो यहाँ क्लोरीन पे ये फेल होती है, और एक आपके बाद फेल होती है आपके ये आर्गन पे, इन दो जगह पर ये फेल होती है मतलब। ठीक है, इनका क्या होता है उसको डायरेक्ट याद करना पड़ सकता है। ओके सर, सोडियम का मास क्या होता है, आरोही, इसका आंसर तो आप खुद भी देख सकते हो, इस पॉइंट पे आप इसका आंसर दे सकते हो खुद से। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11, 11 विषम संख्या है। मैंने क्या बोला, डबल करो और एक जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 11 का डबल 22 और एक 23, तो इसका परमाणु भार क्या हो जाता है 23 AMU। हो गया, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है, इतना मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री में याद करने का है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना तो आप ये छोटी छोटी चीजें याद करने से बच जाओगे, और एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिर उधर फोकस कर पाओगे। तो ये तो साइड वाली चीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम का क्या होगा, देखो 12 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, सम संख्या डबल कर दो, क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। हो गया, दैट्स इट। एल्यूमिनियम का देखो 13 विषम संख्या, 13 गुणा 2 26 और एक 27। सिलिकॉन का 14 है, डबल कर दो, सम संख्या है ना, तो 28 AMU। फास्फोरस 15 है, विषम संख्या है, 15 का डबल 30 और एक 31। सल्फर 16 दूनी 32 AMU, केवल डबल तो करना था। क्लोरीन का याद करना पड़ेगा, इसका क्या होता है 35.5। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जो हम इसके बाद ही देखेंगे, 35.5 AMU। ठीक है, आर्गन की बात करें तो होने को सम संख्या है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका डायरेक्टली याद रखना है, इसका 40 AMU होता है। ठीक है, पोटेशियम 19 है, विषम संख्या है, 19 का डबल क्या होता है 38 + 1 39, और कैल्शियम का तो 20 होता है, तो इसका 40 AMU। इस प्रकार से तो आप 1 से 20 तक याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको 5 पे थोड़ा फोकस करना पड़ सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है, इससे थोड़ा ध्यान भी रखना। हाइड्रोजन का, बेरिलियम का बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ जाएगा। ठीक है, पर हाँ बेसिक्स है, बचे 2 का भी याद रख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ रेस्ट 15 का आप ऐसे चुटकियों पर भी याद रखते हो, केवल आपको ट्रिक समझनी है, दैट्स इट। ट्रिक चलेगा, काम होगा। ओके, क्लियर, सभी को ट्रिक क्लियर है कि कैसे में करना होगा। ओके आरोही, आपको क्लियर हो गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया कि सोडियम का मास क्या होता है, इस प्रकार से निकालते हो। बशर्ते ध्यान रखना ये AMU वाला मास है, ध्यान रखना, ग्राम में नहीं। ग्राम में अगर किसी को भी कन्वर्ट करना ना, किसी को भी कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना, आपको ये बताया ना, इससे गुणा कर देना बस। जो संबंध बताया 1.66 × 10⁻24 से गुणा कर दोगे तो आपको ग्राम में उन्हीं का वजन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको गुणा करना पड़ता है, दैट्स इट। तो आप आराम से परमाणु का वजन चाहे AMU में हो चाहे ग्राम में हो निकाल सकते हो। और किलोग्राम में निकालो तो 10³ से डिवाइड लगा दो, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना होता है, तो आपको पता है आप 1000 से डिवाइड लगाते हो, तो फिर आपका काम हो जाता है, तो आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। चाहो तो मैं किलोग्राम में भी इसे लिख सकता हूँ, यहीं की चलो लिख ही देता हूँ, काम ही आ जाएगा, आपको लॉस तो होगा नहीं इसमें, है ना। और 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, ज़्यादा इन्हीं की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे फटाफट से बता दो कि क्या ये क्लियर है, ट्रिक कैसे चल रही है, क्या वो ट्रिक क्लियर है। ओके, तो आप बताओगे, उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस वैसे आपको आज की क्लास DSC में मिलेंगी भी, तो उनको सॉल्व ज़रूर करिएगा। ओके, क्लियर। ओके, अब चलो, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब होता है औसत परमाणु द्रव्यमान। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाला तो मैं आ गया, तो औसत वर्ड क्यों आया, है ना। देखो समझो,
यहाँ पर देखो औसत आप कब निकालते हो, औसत बेसिकली तब निकाला जाता है जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा मिल रही हो और आप उसका एवरेज ले लो, है ना। कि जैसे मान लो आप मतलब जैसे आप क्या आप मतलब आप फल खरीदने गए मान लेते हैं ना। अब मान लो कोई फल वाला है, वो आपको सेब आप खरीदने गए तो कोई फल वाला आपको 50 रुपये के हिसाब से दे रहा है, कोई आपको दे रहा है आपको 60 रुपये के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी आपने 1 किलो इधर से खरीदे, 1 किलो दूसरी तरफ से खरीद लिए, ठीक है। तो एवरेज आपको कितना पड़ गया, आपको एवरेज ओवरऑल 1 किलो कितने का पड़ गया, 55 रुपीज़ का बढ़ जाएगा, है ना। तो एवरेज हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चीज़ एक ही है पर वो अलग अलग रूपों में मिल रही है, तो ऐसे में आप उसका एवरेज लेते हो अगर सब कुछ ग्रहण करना है तो, है ना। सेम औसत कब होता है, जब हम बात करते हैं समस्थानिक के लिए। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कब आता है, ये हम बात करने वाले हैं समस्थानिक के लिए। ओके ये ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं ना कि औसत परमाणु द्रव्यमान, तो ये कॉन्सेप्ट हम समस्थानिकों के लिए पढ़ते हैं। अब सवाल पूछे भैया समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक बेसिकली क्या होता है कि तत्व एक ही रहेगा लेकिन वो तत्व अलग अलग भार में देखने को, उसका वजन अलग अलग प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। समस्थानिक बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि तत्व तो क्या रहेगा समान, तो समान तत्व परंतु भिन्न द्रव्यमान, उसका जो वजन है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है प्रकृति के अंदर ही, तो फिर वो आपका समस्थानिक, वो समूह को आप समस्थानिक बोलते हो। जैसे कि देखो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, अगर हम बात करेंगे ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की हमारे पास ओवरऑल 3 समस्थानिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो एक तो बेसिकली मेरा होता है नॉर्मल वाला हाइड्रोजन, एक होता है मेरा डी, इसका बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक होता है मेरा ट्री जिसका नाम होता है ट्रिटियम, ठीक है। तीनों ही अपने आप में हाइड्रोजन के समस्थानिक, तीनों ही हाइड्रोजन तत्व होते हैं। सिंबल अलग अलग है लेकिन ये मत सोचना कि ये अलग अलग है, ये तीनों ही सेम होते हैं, पर तीनों में जो हाइड्रोजन का वजन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। पहले वाले में अगर देखेंगे तो नॉर्मली होता है हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, वो इस वाले का होता है, ये 1 वाला है, ठीक है। ड्यूटेरियम का जो वजन होता है वो आपका 2 AMU का होता है, ठीक है। और ट्रिटियम का जो वजन है वो 3 AMU का होता है, तो 3 लिख दिया। तो तीनों ही हाइड्रोजन है लेकिन तीनों का वजन अलग अलग है, तो इनको आप इस समूह को क्या बोलेंगे, ये समस्थानिक का समूह हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आ जाते हैं, ये 3 होते हैं। इसी प्रकार से देखो अगर देखा है क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका क्लोरीन जिसका वजन होता है 35 और एक होता है क्लोरीन जिसका वजन होता है 37, ठीक है। बाय द वे नॉलेज के लिए मैं को बता देता हूँ वैसे कि जो क्लोरीन 35 है ना वो प्रकृति में करीब करीब आपके पास 75% पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। और क्लोरीन 37 जो आपका वो आपका रेस्ट जो 25% है वो आपका क्लोरीन 37 पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ज़्यादातर जो आपका हाइड्रोजन परमाणु मिलता है ना वो समय को ये मिलता है, पहला वाला। ज़्यादातर प्रकृति में इसको देखते हैं, अगर हम बोले प्रकृति में कौन कितना मिलता है तो प्रकृति में ये आपको करीब करीब 98% समथिंग तक ये आपको अकेला मिल जाता है, और ये आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे ज़्यादातर हम जो हाइड्रोजन का वजन लेके चलते हैं वो इस वाले का लेके चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत कम है, मोस्टली यही मिलता है, ठीक है। और इसमें तीसरा वाला ना ये तो रेडिएक्टिव होता है भाई दवाई, मतलब ये खुद से ही रिएक्शन करके खुद से खत्म होता रहता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझते हुए चलेंगे, चिंता मत करना, आगे आएगा, ओके। लेकिन अब हमारे चलिए ये वाली चीज़ आती है। अब पॉइंट हमारे पास अब ये आएगा तो यहाँ से कन्फ्यूजन बन जाता है, क्या कि हम जैसे मान लो क्लोरीन के एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि प्रकृति में दोनों ही मिलते हैं अच्छी खासी मात्रा में, ये 75% मिलता है, वो 25% मिलता है। तो सवाल ये कि भाई ऐसे में अब कौन से का परमाणु भार हमें लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमें तो भाई केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा, 35 को या फिर 37 को। तो फिर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ऐसी स्थिति में इनके परमाणु भारों का औसत ले लेंगे, एवरेज ले लेते हैं कि 35 और 37 का एवरेज ले लो, तो जो निकल के आएगा वो हम बाहर लेके चलेंगे, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस भी किया होगा, जब मैंने क्लोरीन का यहाँ वजन लिखाया था देखो 35.5 लिखवाया, सोच के देखो क्या 0.5 या 35 और 0.5 हमारा क्या वजन हो सकता है, क्योंकि वजन किससे आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करके आया था, और वो संख्या हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए क्योंकि आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव में संभव नहीं है। तो ये जो दशमलव वाला आ रहा है ना ये असल में होता है इसका औसत, ये बेसिकली आपका औसत
ये इनका औसत परमाणु भार है जो असल में आप यहाँ पे लिखते हो, ये औसत वाला होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एक से ज़्यादा मिल रहा था। एक्चुअल जो क्लोरीन का वजन देखो क्या है, 35 है और 37 है, और ये सही भी है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को ऐड करा जाएगा तो कोई एक पूर्णांक संख्या आएगी, आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते, एक प्रोटॉन जाएगा या पूरा एक न्यूट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर हम इनका औसत लेते हैं इनकी प्रकृति की पाई जाने वाली मात्रा के आधार पर, जिसको आप औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हो, ठीक है। अब सवाल है निकाला कैसे जाता है, तो उसका तरीका होता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझ लो और एक बार में हो जाएगा। देखो तो देखो हमारे पास बात करेंगे अगर हम औसत परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं बताता हूं, एवरेज एटॉमिक मास, सुपर शॉर्ट फॉर्म, आम का सीजन चल रहा है भाई, सुपर शॉर्ट फॉर्म होता है आम। ओके, सो आम बेसिकली खाओ और यहाँ पे इसको सॉल्व भी करो। तो एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो हमें दो चीज़ देखनी है। एक तो हमारा जो परमाणु है जिनका भी आप औसत लेने वाले जिनके वजनों का, उनका वजन कितना है वो तो चाहिए, उनका द्रव्यमान, और साथ में प्रकृति में वो कितने मिलते हैं। इन दो चीज़ों के आधार पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो असल में ऐसे हम लेके चले थे, तो थोड़ा डाटा लेके चलते हैं। तो अगर आपको ये निकालना तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अगर मान लो आपके पास एक परमाणु तो ऐसा है, मतलब एक परमाणु कैसा है आपके पास जिसका वजन क्या है आपका, मान लो m1 है, ठीक है, एंड प्रकृति में मान लो आपका x% मिलता है, x नहीं चलो मिलता है y%, y1% ये मिलता है, और आपका जो दूसरा परमाणु है उसका वजन मान लो आपका m2 है, एंड प्रकृति में वो y2% मिलता है। तो ऐसे में कैसे करोगे, तो y1 y2 क्या समझ गए ना, प्रकृति में जो मिलता है, प्रकृति बहुल्यता जिसे हम कह सकते हैं, यानी प्रकृति में वो कितना पाया जाता है। और m1 m2 क्या है, इनका बेसिक द्रव्यमान, ठीक है। तो ऐसे में फिर आम कैसे निकालते हो, तो आम आप निकालो कैसे, जिसका वजन है उसको उसकी प्रकृति में जो मात्रा है उससे गुणा करो और ऐसे जोड़ते हुए चलो, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, तो यानी m1 का गुणा कर दो क्या y1 से एज इट इज, और फिर ऐसे करते हुए हर एक को जोड़ दो। चलो पहले का कर लिया, सेम दूसरे करो, इसका वजन और इसके द्रव्यमान को जोड़ दो, मतलब इसका वजन और इसके प्रकृति में जो मिलता है, यानी कि m2 इंटू में y2, ठीक है, इस प्रकार से। और अपॉन में डिवाइड किससे लगा दोगे, डिवाइड लगाओगे किससे, 100 से, ठीक है। और इस प्रकार से आप वजन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो और भी परमाणु मिलते हैं, मान लो कि तीसरा परमाणु भी होता है, सपोज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई तीसरा परमाणु होता तो उसके लिए भी सेम चीज करते। मान लो तीसरा परमाणु होता है, इसका वजन आपका m3 एंड y3 है, y3% ये मिलता है, तो ऐसे ही आप सेम चीज करते। तो इस चीज को आपको लगातार करते रहना, हर बार द्रव्यमान और उसकी प्रकृति में जो मात्रा है उसको गुणा करो और ऐसे हर एक के लिए जोड़ दो। अगर मान लो तीसरा भी आता तो आप यहाँ पे m3 इंटू में कर देते हैं y3 से, ठीक है, 100 से डिवाइड लगा रहता है, और इसी प्रकार से आप आगे भी बढ़ा सकते हो इस प्रकार से। तो जितने ज़्यादा समस्थानिक है, हर एक का वजन कितना है इंटू प्रकृति में वो कितना मिलता है, इससे गुणा करते हुए जोड़ दो, आपको हर एक का इन टोटल जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है, यानी आपका औसत परमाणु द्रव्यमान, वो आपको मिल जाता है। और शॉर्ट में से कैसे लिखते हैं पता है, मैं इसके टर्म में लगाता हूं यहाँ पे समीशन का सिंबल। ये जो सिंबल है ना, ये बेसिकली सम का, योग का सिंबल होता है। योग हम किसका कर रहे हैं, आपके पास m इंटू में y और डिवाइड बाई आप 100 से, दैट्स इट, इस प्रकार से, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आई लगा सकता हूँ वैसे सिंबल के तौर पे, ठीक है, इस प्रकार से। ये का सुपर शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, सेम फॉर्मूले का, जहाँ पर आई क्या है मेरे पास, आई बेसिकली मेरे पास 1 2 3, इस प्रकार से आपके पास संख्या हो जाती है ना। तो गुणा करते हुए जोड़ रहे हैं हम, तो हमें यही तो लिखा है। ये सिंबल क्या दिखाता है, ये सिंबल दिखाता है बेसिकली योग को, जोड़ने को दिखाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और देखो आप चाहो तो ये चीज़ आप घर पे एक छोटा सा होमवर्क है, ट्राई करके देखना, ठीक है, आपको प्रॉपर डाटा समझ में आएगा कि देखो क्लोरीन के दो समस्थानिक थे। अब देखो हमें दोनों चीज़ें पता है, क्लोरीन का वजन 35, वो मिलता है 75%, ये मिलता 37, ये मिलता 25%। मैं बस इतना चाहता हूँ एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ अभी के लिए, कि आपको इस फॉर्मूले में सेट करके दिखाना है, सेट करना और देखना कि एक्चुअल में क्लोरीन का वजन कितना निकल के आता है। और जब इसे करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, ये एक्जैक्टली इतना ही आएगा, 35.5 आएगा, ठीक है। तो आप इसे श्योर हो सकते हो कि हाँ भी फॉर्मूला सही तरीके से वर्क करता है। अब ये कुछ ऐसा टास्क है जो आई थिंक खुद से करना चाहिए, है ना। और आज के डीएसए में आपको ऐसे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम यहाँ पे और ईजी हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक का बात,
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा औसत परमाणु भार की बात होती है, आपका सेकंड जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। फटाफट से मुझे बता दो, एक बार थम्स अप करके दिखा दो यार, क्लियर है तो। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप केवल ये बोलोगे भैया रिपीट कर दो तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई रिपीट नहीं हो सकता, कि भैया रिपीट कैसे हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जितने डाउट्स क्लियर रहेंगे, चीज़ें जितनी क्लियर रहेंगी आपके माइंड के अंदर, आप उतना ज़्यादा करीब पहुंचोगे अपने जेई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल सी वजह से मैंने खुद भी, जब मैंने अपना जेई का एग्जाम क्रैक किया था, तो मेरे को भी यही था दिमाग में कि भाई मुझे डाउट्स नहीं रखने हैं, मैं जितना हो सकता उतना पूछता था, क्योंकि जितना पूछूंगा मुझे पता मुझे उसका फायदा मिलेगा, है ना। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़े। बता दो भैया, आप बता दो करो कि हाँ भैया आगे बढ़ सकते हैं या फिर यहीं पे रुके रहना है, हाँ ठीक है। चलो तो इस वाले को थोड़ा देखना और आपको इसके क्वेश्चंस आपके आज के डीएस में मिलेंगे, तो उसको सॉल्व भी करना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेरे पास किसके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेरे आणविक द्रव्यमान पे। चलो बात करते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ये बहुत ही ईजी टास्क है, ये तो अब अभी के भी इसको सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। आणविक द्रव्यमान जो होता है बेसिकली, इसका नाम के अकॉर्डिंग है, आणविक मतलब अणु और द्रव्यमान मतलब उसका वजन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अणु का भार, अणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब ये कि भाई आणविक द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अणु कैसे बनता है। अणु बेसिकली बनता है परमाणुओं से। जब परमाणु मिल जाते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। हम यही तो बोलते हैं कि हमारे पास जो मेरे परमाणु हैं, जब वो आपस में मिलते हुए चलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, तो बेसिकली वो अणु का निर्माण करते हैं, है ना। तो यानी कि एक अणु का वजन किस में आ रहा है, मैंने क्या बताया था, जैसे कि एक बैग वाला आपको एग्जांपल दिया था कि बैग का वजन किससे आता है, कि उसके अंदर जो जो किताबें रखोगे उनका वजन जोड़ दो। सेम अणु है, अणु किससे मिलकर बन रहा है, परमाणु से मिलकर बन रहा है। तो अगर मैं हर एक परमाणु के वजन को जोड़ दूंगा उनकी संख्याओं के हिसाब से, तो मुझे अणु का वजन मिल जाएगा। सिंपल टास्क है, ओके। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, है ना, क्लियर करते हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़े सवाल पूछूंगा, मैं जवाब देना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ, एक सिंपल सा अणु लेकर चलता हूँ, H2O। H2O मेरे पास अणु हो जाएगा क्योंकि परमाणु से मिलकर बन रहा है। अब पहले तो ये देखो, ये इसका मुझे वजन पता करना है, इसका वजन कितना होता है, ठीक है। किसी का भी निकाल सो, किसी का भी। इसका वजन निकालने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा ये कौन कौन से परमाणु से मिलकर के बन रहा है, वो परमाणु कितनी संख्या में है ना। जैसे कि देखो H2O के अंदर हमारे पास 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, प्लस मेरे पास 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ये मैं देखो फॉर्मूले में क्लियरली सभी को दिख रहा है। अब ऐसे में हमारे पास अगर मुझे इसका वजन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन को यहाँ पे रख दूंगा, जोड़ दो सबका, है ना। तो हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, अभी मैंने निकाला था 1 होता है, इसका तो फिक्स था, प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 + 16 यानी कि 18, और मात्रा क्या हो जाएगा हमारा AMU, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वजन रखा है 1 और 16 वो AMU वाला था। तो H2O का वजन क्या हो जाएगा, 18 AMU हो जाता है। बस हो गया, इतना ही था, दैट्स इट। तो इतना ईजी होता है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ओके। और देखो अगेन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा अणु, आप कोई भी अणु ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल और करते हैं, छोटा सा एग्जांपल चलो और करते हैं, फिर हम बड़े बड़े एग्जांपल भी करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला, चलो मैं बात करूँ Cl2, है ना। Cl2 अणु की बात करते हैं, क्लोरीन का अणु है, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, सिंपल सी बात है, ये किससे मिलकर बन रहा है, ये 2 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। तो 2 गुणा 1 क्लोरीन का वजन क्या था, 35.5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास का गुणा 71, और ये क्या हो जाएगा आपका AMU, दैट्स इट। इस प्रकार से इसका वजन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता परमाणु समान है असमान है कितनी संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उनकी सही संख्या देखनी है और उनके परमाणु के वजन को जोड़ देना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, एक बार ट्राई करना, मुझे बताना भाई। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ CO2 का, आपको CO2 का मुझे भार बताना पड़ेगा, ओके। और AMU के अंदर बताइए थे, एक CO2 अणु है, इसका आपको भार बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हो। तो जब तक आंसर नहीं दोगे आपका दिमाग उस पर चलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई मुझे बताइए भाई इसका वजन क्या रहेगा। मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा मतलब सिंगल स्टार क्वेश्चन। अगर आप DSA में देखोगे तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चन की रेटिंग दी जाती है कि मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सिंगल स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार होगा, या फिर कोई लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। अभी तक वैसे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सिंगल स्टार दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पता टॉपिक भी वही चल रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, औसत परमाणु द्रव्यमान वाला थोड़ा सा आपका 2 स्टार या फिर लेंथी क्वेश्चन में काउंट हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, राइट। लेकिन करना अपने को पूरा ही है, ओके। चलिए बताइए भाई इस सवाल का जवाब क्या निकल के आने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए और अपना जवाब बताइए।
देखो जैसे कि मैंने बोला CO2 है, आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना, कितनी संख्या में। तो हम क्लियरली देख सकते हैं CO2 के अंदर मेरे पास एक तो कार्बन का परमाणु है और दो मेरे पास ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे एक के वजन को जोड़ देंगे संख्या के हिसाब से। तो 1 गुणा कार्बन का वजन कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का वजन 16 होता ही है। तो क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा हमारे पास 44 AMU, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना मात्रक लगाना मत भूलना, क्योंकि मात्रक है, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी भौतिक राशि जो भी आपने मापन जिसका किया है बिना मात्रक के आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। अगर मैं दूध, अगर मैं मान लो लेने जा रहा हूँ, दूध अगर नापते हैं तो आपको पता है आप उसे किलोग्राम में नहीं नापते, आप उसे लीटर में लेके चलते है ना, या उसे आप मीटर में नहीं, कि आपको मुझे 1 मीटर दूध दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको 1 किलोग्राम मतलब एक वजन के हिसाब से किलोग्राम, लेकिन आयतन के हिसाब से लीटर लेके चलना पड़ेगा, है ना, लीटर या ml। ओके, तो ये वाली चीज़ होती है। अच्छा चलो एक और थोड़ा ट्राई करते हैं। चलो मान लो मैं ऐसे कहता हूँ H2SO4, इसका वैसे नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आगे जाके हम सीखते हुए चलेंगे, नाम नहीं पता तो आपको इसका बंधन बताना है। अब तरीका सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता अणु में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस अणु के अंदर जो भी परमाणु है जिससे वो मिलकर बन रहा है उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले लिखना सीखो। तो हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 सल्फर का परमाणु है मेरे पास, प्लस 4 मेरे पास ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो क्या हो जाएगा, हर एक के वजन को जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का वजन 1 प्लस 1 गुणा सल्फर का वजन 32 होता है, प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। तो क्या इस कैलकुलेशन को हम पूरा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस 64, क्या हो जाएगा हमारे पास, इन टोटल हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 8 और 6 और 3 9, तो 98 AMU, दैट्स इट। ये मेरा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से जो है बेसिकली आप किसी भी अणु का वजन ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका हमारे पास हो जाता है ना। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। तो अणु का वजन निकालना बहुत ईजी है, आपको केवल क्या बताया था मैंने, आपको जो ट्रिक बताई थी ना, इस ट्रिक से आप इजी वे में आपके परमाणुओं का वजन ज्ञात रख सकते हो, और फिर इसकी मदद से आप बहुत ईजी तरीके से अणु का वजन तो और इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा तो हमने 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से कवर करने वाले थे, देखो हमने देखो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान देख लिया, औसत परमाणु द्रव्यमान देख लिया, आणविक द्रव्यमान देख लिया। सवाल आता है सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, फॉर्मूला मास जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, चलो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि ये वर्ड कब आता है, देखो कोई चीज़ पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है ना। तो देखो अगर हम बात करेंगे मेरे पास सूत्र द्रव्यमान के लिए, देखो ये पढ़ाया जाता है स्पेशली आयनिक यौगिकों के लिए। मतलब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, मतलब ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आयनिक यौगिकों के लिए पढ़ा जाता है। आयनिक यौगिक क्या होता है, मतलब ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मतलब आयनिक यौगिक क्या है मेरे पास, आयनों से बने यौगिक। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, एक बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं NaCl की, है ना। NaCl की अगर बात करेंगे तो ये मेरा एक आयनिक यौगिक होता है। ओके, यहाँ पर देखो Na और Cl इन दो से मिलकर बनता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि Na पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और Cl पे माइनस आवेश होता है। बेसिक क्या सभी को पता नहीं ये चीज़ वैसे तो, है ना, कि हमारे पास NaCl एक आयनिक यौगिक क्योंकि आयनों से मिलकर बनता है। Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता है कि देखो ये आपको एक डायग्राम आपको दिख रहा हो, काफी बड़ा चौड़ा था ना। ये डायग्राम अगर आप फोकस करते हो तो ये डायग्राम असल में NaCl के एक अणु का डायग्राम है। मतलब एक अणु नहीं, मतलब एक बहुत बड़े एक NaCl के कण का डायग्राम है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो ब्लू कलर की जो बॉल आपको दिख रही है, ये सभी Na+ को प्रदर्शित करती हैं। Na+, ये भी आपका Na+ हो जाएगा, ये आपका Na+ है, यहाँ पर आपके पास Na+ है ना। और ये जो ग्रीन कलर की जो बॉल आपको दिख रही है यहाँ पे, वो बेसिकली आपके Cl को सॉरी ये कलर दिखेगा नहीं आपको, हाँ, वो बेसिकली आपके Cl- को प्रदर्शित कर देंगे, सभी के सभी ग्रीन कलर की बॉल। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे NaCl का एक अणु कौन सा है, मुझे ढूंढ के बताओ। अब इसमें आप देख के बता नहीं सकते, क्योंकि देखो एक
के पास में बहुत सारे Cl कण आ जाते हैं और कि विपरीत आवेशन है इस कारण से, और इसी प्रकार से एक Cl के पास बहुत सारे Na कण आ जाएंगे। तो अब एक इकाई को ऐसे पहचान नहीं सकते कि भाई एक NaCl का अणु कौन सा है। ठीक है, देखो जैसे मैं बोला ना कि अगर NaCl है तो यहाँ पर क्या होगा, इस Cl के पास दूसरा Na+ आएगा, विपरीत आवेश की वजह से एक तीसरा Na+ आएगा, एक Na+ और आएगा, ऊपर से भी आएगा, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे हमारे पास NaCl की इकाई कौन सी है, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ऊपर वाले NaCl को काउंट करें, राइट वाले को काउंट करें, नीचे वाले को, लेफ्ट वाले को, किसको काउंट करें, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाता है। तो ऐसे में द्रव्यमान कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला मास का। तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि आयनिक यौगिक का जो बेसिक फॉर्मूला है उसी के कणों के द्रव्यमान को जोड़ना है आपको, तो आपको ऑटोमेटिक उसका वजन मिल जाता है। यानी कि मुझे इसका वजन निकालना है तो तरीका बिल्कुल सेम है जैसा आपने आणविक द्रव्यमान निकाला था। क्या करा था, इन दोनों के वजन को अलग अलग जोड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। चाहे इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि भाई एक NaCl के अणु में क्या क्या होता है मेरे पास। अगर मैं एक NaCl अणु लेता हूँ तो इसमें मेरे पास एक Na मिलता है और एक Cl होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या आवेश है क्या है, या उससे कितने आसपास जुड़ने वाले हैं वो हमें नहीं देखना, हमें तो केवल बेसिक कण देखने हैं। तो इनका वजन क्या होता है, तो 1 इंटू में Na का वजन क्या होता है हमारा 23 प्लस 1 इंटू में Cl का वजन होता है 35.5। आप तो बस इनको जोड़ दो, दैट्स इट। आप मत देखो कि कितने अलग आयन इसके पास आ रहे हैं, कौन कैसे जुड़ रहा है, नहीं, हमें तो बस बेसिक फॉर्मूला ही निकाला है, जो फॉर्मूला दिया हुआ उसी का वजन निकाल दो। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 23 और 35 क्या हो जाएगा हमारे पास 58.5 और मात्रा क्या हो जाएगा बस AMU। इस प्रकार से भी सब निकाल दो। तो कहने के लिए देखो ये नाम बस अलग से निकाला गया, लेकिन एक्चुअल में जैसे आप आणविक द्रव्यमान निकालते हो वैसे ही आप इसको निकालते हो, उसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं रहता है। ओके, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट जो हमारे यहाँ निकल के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिकली हमारे सारे जितने भी द्रव्यमान है वो कुछ इस प्रकार से आते हैं। और यहाँ पर देखो आपके पास देखो सब कुछ आ गया एक सिंगल लेक्चर के अंदर, पूरे द्रव्यमान की इकाइयाँ हो गई हमारे पास, प्लस हमारे पास जे मेन और एडवांस के अंदर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमने देख लिए, प्लस ये टॉपिक देखो बार बार आएगा। ओके, बार बार आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके डीएसए के जो आज के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा, जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा उतना फायदा मिलेगा। और कोई डाउट है चिंता की बात नहीं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना उसमें हम आराम से आपके डाउट्स को डिस्कस करने वाले। ठीक है बच्चों, सो आज के सेशन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहीं तक का पार्ट रहने वाला है। ओके, सो आपका कोई डाउट है तो मुझे बता दो, थोड़ा सा टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ भैया ये चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत हमारा भला हो जाएगा, हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो फटाफट से आप मुझे थम्स अप करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, डाउट्स नहीं रखना है अपने को। ओके, अगेन मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ, डाउट्स नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप डाउट लेके अभी चलोगे ना तो आगे जाके केमिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री इंटरकनेक्टेड चलती है। ध्यान रखना कि एक टॉपिक है तो आगे वाले चैप्टर में भी आएगा, उसके अगले वाले में आएगा, बार बार वो रिपीट होता रहता है केमिस्ट्री के अंदर ही। तो अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ना तो आप केमिस्ट्री को अभी से खराब करना शुरू कर दो, हमें ये नहीं करना है। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है, टाइम की कमी नहीं है अपने पास ऐसी, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, A1 क्वालिटी में आनी चाहिए। ओके, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं आया है, चलो अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया बात है। अगर डाउट नहीं आया तो डीएसए अच्छे से सॉल्व करना, और अगली बार के लेक्चर में जो भी डाउट आए डीएसए में क्वेश्चन है आप आराम से पूछना, बस एक काम करना डीएसए नंबर और क्वेश्चन नंबर को नोट करके रखना। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में फिर मेरी तरफ से इतना ही रहेगा।